बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा शौहर सारा साल लोगों के खेतों में काम करता था और बदले में सिर्फ गंदम की बोरी घर लाता और फिर बगैर खोले उसे लाखों में बेच देता। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर इस गंदम में ऐसा क्या होता है जो इसे शौहर यूं ही बेच देता है और हमें खाने को नहीं देता। और फिर इस साल जब शौहर गंदम का बोरा लाया तो शौहर ने बोरा रात तहखाने में रख दिया। सबके सोने के बाद मैं तहखाने में गई और जैसे ही मैंने वो बोरा खोला मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसमें तो मेरी वालिदा का नाम हफ्सा था और मेरे वालिद का नाम उमर था। मेरे वालिद दो भाइयों से बड़े थे। छोटे का नाम मुर्तज़ा और बड़े का नाम शाहिद था। मेरे वालिद शुरू से मामू जान और मुमानी जान के लाडले थे। मेरे दादा जान और दादी जान की वफात एक एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद वालिद साहब और दोनों भाइयों को वालिद साहब के मामू जान और मुमानी जान अपने साथ गांव ले गए थे, क्योंकि वालिद साहब के ददियाल में कोई नहीं था। मेरे दादा जान इकलौते थे और उनके वालिदैन की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। मुमानी जान ने इन तीनों को बहुत प्यार से संभाला था। मेरे वालिद साहब की मंगनी मेरे दादा जान और दादी जान की वफात से 1 साल पहले ही हुई थी, सबकी रजामंदी से। जब मेरे दादा जान की मौत को 1 साल गुजरा तो बाबा जान के मामू ने बाबा जान से शादी का जिक्र किया। यूं मेरे वालिद की उनकी मुमानी के भाई के घर शादी हो गई, जिसे बाबा चचा जान कहते थे। सब लोग बहुत खुश थे और ख़ास तौर पर मेरे बाबा, मगर सब कहीं ना कहीं अफसुर्दा भी थे। लेकिन जाने वाले वापस कहाँ आते हैं। मेरे बाबा सबा यानी मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, इसीलिए वो जल्द ही अफसुर्दगी से निकल गए थे। वो लोग शादी के बाद भी गांव में ही रहे, क्योंकि उनके मामू की कोई औलाद नहीं थी। बाबा हर चीज में राजी थे। वो पढ़ाई के दौरान से ही अपनी चचाजाद को बहुत चाहते थे, जिसे जानकर ही मेरे दादा जान ने उनकी मंगनी की थी। मगर अफसोस, उनकी शादी से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे और उनके चले जाने के 6 महीने बाद ही मामू जान ने उनकी शादी की बात की, मगर वो इनकार कर गए। इसलिए 1 साल बाद ये फरीजा अंजाम पाया। उन्हें बाबा की खुशी अजीज थी। बाबा और अम्मी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर उन्हें बार बार दादा जान और दादी जान की बहुत याद आ रही थी। मोमानी ने उन्हें बहुत समझाया कि अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। वो उनकी बात समझ गए थे, देर से ही सही, मगर समझना पड़ा था। शादी के बाद उनका मोमानी और मामू के साथ साथ शाहिद चाचू और मुर्तज़ा चाचू भी ममा का बहुत ख्याल रखते। उनकी शादी के 2 साल बाद मुर्तज़ा चाचू और शाहिद चाचू की भी शादी हो गई, लेकिन अभी तक मेरे बाबा बे औलाद थे। ममा इस बात पर बहुत रोती। दोनों चचा के घर रौनक लग चुकी थी, एक का बेटा और दूसरे की बेटी, मगर बाबा अभी तक खाली हाथ थे। फिर भी मोमानी और मामू ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो हर वक्त अम्मी जान को अपनी निगाहों के सामने रखते कि वो गलत सोच में न डूबे, इसीलिए 24 घंटे वो उनको अपनी निगाहों के सामने ही रखते थे। मेरे बड़े चचा मुर्तज़ा शहर वाले घर लौट गए थे। अब वो खुद को संभाल सकते थे, मगर चूंकि बाबा मोमानी और मामू को बहुत अजीज थे, इसीलिए उन्होंने बाबा को जाने ही नहीं दिया। शादी के 4 साल बाद मैं पैदा हुई। सारा खानदान बहुत खुश था। दोनों चचा ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई की खुशी अपनी जान से अजीज थी। मेरा नाम सिद्रा रखा गया। मैं अपनी छोटी चची जान को शुरू से ही बहुत अजीज थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो और चचा जान मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे और यूं लगता था कि मेरी हर बात पूरी करना तो गोया उन पर फर्ज था। मगर कहते हैं ना कि किस्मत एक जैसी नहीं रहती। मैं 4 साल की थी जब बीमार रहने लगी। अस्पताल में कई कई दिन रहती। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि मुझे शहर ले जाया जाए और वहां से इलाज करवाएं। इसी वजह से अम्मी और बाबा के साथ हम शहर शिफ्ट हो गए थे। पीछे मुमानी और मामू के दिल बहुत उदास हो गए थे। वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे और खुद साथ चल नहीं सकते थे, क्योंकि अकेले खेत संभालना शाहिद चचा के बस में नहीं था। शहर शिफ्ट होने के बाद मेरा रोजाना चेकअप होता और मेडिसिन दी जाती, जिससे मैं जल्द ही सेहतयाब हो गई। मगर अब मुझे शहर की जिंदगी की आदत हो गई थी और सोनिया बाजी के साथ ही मेरा भी दाखिला करवा दिया गया था। मेरी पढ़ाई जारी थी। अभी मैं मैट्रिक में ही थी कि मेरा निकाह शाहिद चाचू के बेटे अजलान से हो गया। अभी हमारे निकाह को 1 महीने से ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि मैंने महसूस किया कि चची जान का रवैया मेरे साथ रूखा रूखा सा है। चची अब मुझसे बात नहीं करती थी, और अगर करती भी तो लिए दिए अंदाज में ही। सोनिया बाजी ने कई दफा मुझे उनके रवैये पर परेशान होने से मना किया, मगर मैं क्या करती। मैंने शुरू से ही उनकी मोहब्बत पाई थी
और अब उनकी नागवार नजरें बर्दाश्त करना मुझ पर बहुत महाल था। इसीलिए मैं अक्सर रोने लग जाती। एक दिन मैं टीवी देख रही थी जब वो मेरे करीब आई। सिद्रा, उठकर घर की सफाई करने में सोनिया की मदद करो, चची ने सख्ती से कहा। मेरा ध्यान टीवी पर था, इसीलिए मैं उनकी बात पर उछल कर खड़ी हुई थी। वो तो मुझे गुस्से से घूरने लगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं कौन सा कोई चुड़ैल हूं जो तुम मेरी बात पर यूं डर खौफ से उछल रही हो? इस बार वो कदरे बुरे लहजे में बोली तो उनके लहजे को महसूस करते ही मेरी आंखें नम होने लगी। तभी उनके यूं बोलने पर मम्मा भी वहीं आ गई थी। क्या हुआ सहर, क्यों चिल्ला रही हो? वो मुझे सहमा हुआ देखकर परेशानी से पूछने लगी तो चची जान ने गुस्से से मुझे देखा। देखें भाभी, सारा दिन ये टीवी देखती रहती है या फिर कमरे में घुसी रहती है, कोई काम नहीं करती। एक बेचारी मेरी सोनिया है जो सारा दिन लगी रहती है, मगर ये लड़की, वो गुस्से से बोली। मैं रो देने को थी जब वो दोबारा बोली, अब ये रोना शुरू मत कर देना, खुदा का वास्ता है। मेरे सामने हाथ जोड़ती वो उखड़े हुए लहजे में बोली, आप क्यों मुझसे यूं बात करती हैं? मैंने क्या किया है? क्या कोई गलती हुई है मुझसे? अगर हो गई है तो बता दें प्लीज। मैंने अपनी आंखें रगड़ते हुए पूछा। अगर सिद्रा से कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगती हूं उसकी तरफ से, मगर सहर, तुम यूं गुस्सा मत करो मेरी बच्ची पर, मामा जान ने मुझे गले लगाते हुए कहा। चची बिना जवाब दिए ही चली गई। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रोते हुए कहा। बेटा, तुम सोनिया के साथ काम कर लिया करो, इससे तुम्हें घर का काम भी करना आएगा और तुम्हारी चची जान भी तुमसे नाराज नहीं होगी। वो भी अपनी जगह ठीक है, सोनिया अकेली करती है सब कुछ, थक जाती है, तुम समझ रही हो ना? मम्मा ने मेरी पेशानी चूमते हुए कहा तो मैं इस बात में सर हिलाती चली गई। कुछ दिन गुजर गए। अब मैं खाना बनाना सीख गई थी। एक शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी जब चची जान आई। बन गया है खाना? उन्होंने उखड़े हुए लहजे में पूछा। मैं चूंकि अपने ध्यान में लगी थी तो उनके यूं अचानक पूछने पर डर गई। आप मुझसे ऐसे बात क्यों करती हैं चची जान? मैंने उन्हें देखते हुए पूछा। तुम्हें नहीं पता? वो मुझे देखती मुस्कुराते हुए सवाल करने लगी। मैंने नफी में सर हिलाया और फिर उन्होंने जो बात की तो मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आ गिरे हों। मैंने शेल्फ का सहारा लिया खड़े होने को। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो चली गई और मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मुझे तुमसे नफरत है और सदा रहेगी। वो दरवाजे के पास रुकती कहती चली गई और मैं पत्थर की बनी दरवाजे को देखती रही जहां से वो गई थी। ये वो औरत नहीं थी जो मुझे अपनी बेटी मानती थी। मैंने जब्त करते हुए कमरे का रुख किया और कमरे में आकर लेट गई। कब आंख लगी मुझे इल्म ही ना हुआ। बेदार होते वक्त मुझे सोनिया बाजी की पुकार सुन रही थी जो मेरे पास ही बैठी मुझे उठने का कह रही थी। सिद्रा, क्या हुआ है, इस वक्त क्यों सो रही हो? वो परेशानी से पूछती अपने हाथ से मेरी पेशानी छू कर देखने लगी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा सर में दर्द था तो लेट गई थी। पता नहीं कब नींद गालिब आ गई। मैंने बात घुमाते हुए कहा और उठ गई। तुम्हें भूख लगी होगी, उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। उन्होंने मुझे उठने का इशारा करते हुए कहा और किचन में चली गई। सोनिया बाजी को देखकर मुझे लगा कि शायद वो जान गई है कि मैं रो कर सोई हूँ। मैं फ्रेश होकर आई तो बेड पर खाने की ट्रे लिए वो मेरे पास ही बैठी थी। मैंने सोचा कि खुद अपनी शहजादी को खाना खिलाऊं। वो मुस्कुराते हुए बोली तो चची जान की बातें याद आते ही मेरी आंखें नम होने लगी। मैं सब करती उनके सामने बैठ गई और वो खुद मुझे खाना खिलाने लगी। इसके बाद उन्होंने खाने की ट्रे मेज पर रखी और दोबारा मेरे सामने बैठ गई। तुम रोकर क्यों सोई थी? सोनिया बाजी के सवाल पर मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मतलब मेरा शक सही था। बताया तो था, सर में दर्द हो रहा था दोपहर से। मैंने फिर से बहाना बनाया। सिद्रा, झूठ नहीं। वो तंबीह करती उंगली उठाती वार्न करने लगी। मैंने उन्हें चची जान की सारी बातें बताई तो वो गम और गुस्से की कैफियत से मुझे देखने लगी। मुझे अगर पता होता कि आप अजलान, मैंने कहना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और नफी में सर हिलाने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली, तो फिर चची जान? मैंने पूछा। शायद ये उनकी ख्वाहिश हो मगर मेरी हरगिज नहीं है, इसीलिए ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि मैं और असलान। मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसा कुछ। पता नहीं मम्मी ने क्यों कहा तुमसे। खैर, मैं बात करूंगी उनसे, तुम बेफिक्र रहो। वो कहती हुई उठकर चली गई। इसके बाद चची जान से उनकी बहस हुई, जिसके बाद चची जान का रवैया मेरे साथ और ज्यादा खराब होने लगा। मैं अब रोज उनकी बातें सुनती और रोती। 2 साल गुजर गए। मैंने बहुत दुआएं की और न जाने अल्लाह को मेरी कौन सी दुआ अच्छी लगी जो कबूल हो गई
और मुझे खुशी मिली कि सोनिया बाजी का बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया। लड़का इंजीनियर था। घर में सब बहुत खुश थे। इस खुशी की मिलने की देर थी कि चची जान का रवैया फिर से पहले जैसा होने लगा। वो मेरा पहले से भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती और हर वक्त मुझे मोहब्बत से पुकारती। जो भी काम करने का कहती, बेटा बेटा करके कहती। मुझे यकीन ही न होता कि ये सब सच है। मेरे चचा भी मेरी हैरानी देख रहे थे। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम हैरान क्यों हो। देखो मेरी जान से अजीज बेटी, तुम जानती हो तुम्हारी चची जान तुमसे बचपन से ही किस कदर मोहब्बत रखती है। वो अगर तुमसे रूठे लहजे में बात करती रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इकलौती बेटी को अजलान के साथ देखने की ख्वाहिशमंद थी। इसीलिए तुम्हारे और अजलान के निकाह के बाद उनका रवैया तुमसे खराब था। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपनी चची को माफ कर देगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं उनसे नाराज नहीं हूं चचा जान। भला मैं उनसे कैसे नाराज हो सकती हूँ। वो तो मुझे मेरी माँ की तरह प्यारी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि चची जान ने मुझसे बुरा रवैया गलतफहमी की वजह से रखा था। मैंने चची जान को उनके रवैये पर शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं मामा और बाबा की ही नहीं बल्कि उनकी भी बेटी बनकर इस घर में आई हूँ। वक्त गुजरता गया और सोनिया बाजी की शादी तय हो गई। सब कुछ धूमधाम से हो रहा था। हर चीज सोनिया बाजी की पसंद पर ली गई थी। सारी तैयारी वगैरह भी मेहंदी से चंद रोज पहले ही मामू जान, मुमानी जान और छोटे चचा और चची भी उनके हमरा आ चुके थे, मगर अजलान नहीं आए थे। न जाने क्यों, मगर मुझे उनका ना आना बुरा लगा था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सोनिया बाजी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। लगता है अजलान का ना आना बुरा लगा है तुम्हें, वो शरीर लहजे में कहती मेरे साथ बैठ गई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। अच्छा, तो फिर मूड क्यों ऑफ है। उनके लहजे में कुछ था कि मैं शर्मा गई। बस ऐसे ही मैंने बात खत्म करनी चाहिए। अच्छा तो चलो बाहर। वो मुझे लेकर बाहर आ गई। शादी के सारे प्रोग्राम अल्लाह के करम से अच्छे से हो रहे थे। इन सब के दौरान मैंने महसूस किया कि अजलान मुझे बार बार देख रहे हैं। कल हमें वलीमे पर जाना था। मैं चाय बनाकर बाबा के कमरे में ले आई। सब वहीं बैठे थे। मैंने सबको दी और खुद भी वहीं बैठ गई। कब फारिग हुए तो नींद का कहकर मैंने बाबा से इजाजत ली और अपने कमरे में आ गई। मेरे पीछे ही अजलान थे। सिद्रा, मैंने दरवाजा अभी बंद करने के लिए पकड़ा ही था कि अजलान की पुकार पर खोल कर बाहर झांका, जहां वो खड़े थे। मुझे बात करनी है, अगर थोड़ा वक्त हो तो, उन्होंने कहा। तो मैंने मुड़कर घड़ी को देखा जो 12 बजा रही थी। अजलान, इस वक्त रात बहुत हो गई है, कल बात करेंगे। मैंने टालना चाहा, मगर वो भी जिद लगा कर आए थे। 5 मिनट बराए मेहरबानी, उन्होंने मिन्नत करते हुए कहा। तो मैं उनके साथ ही बाहर लॉन में आ गई। सर्दी होने की वजह से जिस्म कांपने लगा। उसने मुझे अपनी शॉल दे दी। ये लो। एक तो तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों जैकेट वगैरह पहनने से एलर्जी होती है, वो चिढ़कर बोले। तो मैं हंस दी। यूं काफी देर हम बातें करते रहे। अगले दिन वलीमा भी खैर आफियत से हो गया। शाहिद चचा और बाकी सब लोग वापस चले गए थे। घर में वीरानी सी आ गई थी। सब लोग उदास रहते। पहले मैं और सोनिया बाजी हर वक्त शोर मचा कर रखती थी, मगर अब तो मैं अकेली थी। क्या करती। घर में कितनी खामोशी छा गई है। चचा जान ने कहा। हाँ, मैं सोच रही हूं कि जब सिद्रा चली जाएगी तब तो ये घर बिल्कुल ही वीरान हो जाएगा। चची जान ने उदासी से कहा। मैं भी दुखी हो गई, मगर होनी को कौन टाल सकता है। मुझे भी जाना था। सो मैं भी 1 साल बाद धूमधाम से रुखसत होकर अजलान के हमरा गांव आ गई। इन सब में एक चीज अच्छी हुई कि मेरे साथ ही बाबा, मामा, सहर चची और मुर्तजा चचा भी गांव लौट आए थे। मेरी शादी को 3 दिन गुजरे थे, जब सब सुबह सहन में बैठे बातें कर रहे थे। सिद्रा, तुम्हारी वजह से मेरे घर की पहली सी रौनक बहाल हो गई है, मोमानी जान ने मेरा माथा चूमते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा मोमानी जान। आज ऐसा लग रहा है जैसे सालों पीछे चले गए हों सब। शाहिद चचा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सब यूं ही खुशगपियों में मसरूफ थे। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। घर वाले बहुत खुश थे और मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बेटी का नाम ऐनी रखा। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया। इसी तरह वक्त का पहिया चलता रहा और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए। मेरे 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा दोनों से छोटा था। इन सब में एक चीज मुझे अजीब लगी, वो ये कि मेरा शौहर खेतों में काम करता। अजलान को अपनी जमीनें बहुत अजीज थीं और वो कुदरत के बहुत नजदीक था। वो खुद खेतों का सारा काम संभालता और साल के आखिर में गंदुम भी खुद ही बेचता। मगर हैरत थी कि वो सब बोरियों में से एक बोरी अलग रखता
और उसे बेचकर लाखों रुपए घर लाता। मैं हैरत से दंग रह जाती कि एक गंदम की बोरी के लाखों रुपए कैसे मिल जाते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा, मगर वो टाल जाते। मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया था। घर में उस बोरी का सिर्फ मुझे इल्म था, क्योंकि अजलान वो आधी रात को छुपा कर लाते और तहखाने में छुपा देते। मुझे समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एक दिन आटा खत्म हो गया। मैं अभी सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। सब किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गए थे। तब मेरी सोच का तसलसल अजलान के आने पर टूटा। उनके हाथ में बोरी थी। अजलान, अच्छा हुआ आप गंदम ले आए। आटा बिल्कुल खत्म हो गया था और रात भी होने वाली है। लाई मुझे दें, मैं चक्की से रात के लिए तो आटा पीस लेती हूँ। मैंने उनके पास जाते हुए कहा। खबरदार, खबरदार जो इस बोरी को हाथ लगाया, वो चिल्ला कर बोले। मैं सहम कर पीछे हो गई। मेरा मतलब यह है कि यह घर के इस्तेमाल के लिए नहीं है। मैं तुम्हें आटा ला देता हूँ, तुम 15 मिनट रुको। वो कहते तहखाने में बोरी रखने चले गए और फिर वहां से निकलते ही बाहर गए। कुछ देर बाद ही वो वापस आए तो हाथ में मुख्तलिफ खाने के डब्बे थे। ये क्या है अजलान? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि हमारे घर में बाहर का खाना कोई नहीं खाता था। मैंने सोचा कि आज बाहर का खाना खाया जाए। तुम भी थक जाती हो सब काम करते करते, और वैसे भी घर वालों के जाने की वजह से अकेली सब करती थक गई होगी। इसीलिए ये लो, इसे निकाल कर रखो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। वो ये कहते हुए पानी के नल की तरफ बढ़ गए। मैंने खाना बर्तनों में निकाला। खाना खाते वक्त भी मेरे जहन में वो बोरी का चक्कर ही घूम रहा था। ऐसा क्या था उसमें कि अजलान यूं गुस्सा हो गए? मुझे तजस्सुस होने लगा था और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे खोल कर तो जरूर देखूंगी। मैं जा रहा हूं सिद्रा, तुम गेट बंद कर लो। अजलान बाहर जाते हुए मुझे पुकार रहे थे। जी अच्छा। मैंने उनके जाते ही गेट बंद कर दिया और काम में लग गई। तब मुझे दोपहर के करीब याद आया कि मुझे तो बोरी चेक करनी थी कि उसमें है क्या। मैं यही सोचकर तहखाने की तरफ गई। अभी मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि गेट पर दस्तक होने लगी। मैं जल्दी से गेट के पास गई। कौन? मैंने एहतियात से पूछा। मैं हूं अजलान, गेट खोलो। अजलान की आवाज सुनकर मैं शदीद बदमजा हुई कि अगर वो कुछ देर बाद आते तो मैं बोरी देख लेती कि क्या है इसमें। मैंने गेट खोला तो अजलान सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुए। इतनी देर क्यों लगा दी खोलने में? वो अंदर की जानिब जाते हुए पूछने लगे। मैं कमरे में थी, अरमान को सुला रही थी। मैंने झूठ बोल दिया। बाबा, 4 साल ऐनी भागते हुए अजलान की गोद में चढ़ गई। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अजलान उसे रोता देखकर पूछने लगे। मैं गिर गई थी बाबा, वो अपनी जबान में बताने लगी। तो अजलान उसकी चोट का पूछते हुए उसे चारपाई पर बिठा चुके थे। तुम कहाँ थी जब ये गिरी? वो उसके घुटने पर लगी चोट देखकर मुझसे पूछने लगे। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि वो कब गिरी। मैं इस कदर बुरी के बारे में सोच रही थी। मैं यही थी, मैंने कहाँ जाना है? मैंने कहा तो वो मुझे देखने लगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इस बार वो मेरे सामने खड़े थे। मैं हड़बड़ा गई। यहीं पर हूं अजलान, और ये अभी गिरी है, मैंने मुंह बसोड़ते हुए कहा। तो वो उसकी चोट पर मरहम लगाते उसे कमरे में छोड़ने चले गए। सिद्रा, अजलान के पुकारने पर मैं भागकर कमरे में गई, जहां अरमान जमीन पर बैठा अनम के साथ खेल रहा था। मैंने अपना हलक तर किया, क्योंकि अजलान बच्चों के मामले में बहुत हसास थे। तुमने तो कहा था कि तुम अरमान को सुला रही थी, ये तो जाग रहा है। अजलान ने गुस्से से पूछा। जी, मैं कोशिश कर रही थी सुलाने की, मगर ये सो ही नहीं रहा था। मुझे घर के काम भी निपटाने थे, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं सोया। मैंने रवानी से कहा। सिद्रा, घर का कोई काम जरूरी नहीं है, बच्चे जरूरी हैं, इन पर ध्यान दो। ये देखो, अनम खिलौने लेकर बैठी है, अगर अरमान इसे उठाकर मुंह में डाल ले तो? उसने अरमान को उठाते हुए कहा। माजरत चाहती हूँ अजलान, मैंने शर्मिंदगी से कहा। तो वो दोपहर का खाना खाकर चले गए। मैं उनके जाते ही बच्चों को सुलाने लगी, और इन तीनों के सोते ही मैं तहखाने में चली गई और जल्दी से बोरी खोल ली। अंदर देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब समझ आ रहा था कि इतने पैसे कहां से और क्यों आ रहे हैं, घर के हालात कैसे इतने बदले हैं। मैंने बोरी को जल्दी से बंद कर दिया और वापस ऊपर जाने लगी। जब सीढ़ियों पर खड़े वजूद को देखकर मेरी जान निकल गई। हो गई जासूसी? अजलान गुस्से से मुझे देखते सर्द लहजे में पूछ रहे थे। वो यूं खड़े थे कि मैं किसी तरफ से भी ना गुजर सकूं। अजलान, मैंने कुछ कहना चाहा, मगर वो बात काट गए और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए। मुझे यकीन नहीं होता सिद्रा, तुम मुझ पर शक कर सकती हो? वो सर के बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोले। मैंने शक नहीं किया, मैंने सफाई दी। तो फिर क्या देखने गई थी तुम तहखाने में? वो चिल्लाकर मेरी तरफ आए। अजलान, कहां से आया वो सोना? मैंने सीधा पूछना ही मुनासिब समझा। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था।
और ऊपर से ये सोचकर कि कहीं अजलान कुछ गलत तो नहीं कर रहे। खेत से अजलान की बात पर मैंने हैरत से उन्हें देखा। नामुमकिन, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा। सच कह रहा हूं, पिछले 6 सालों से मैं हल चलाते हुए ये सोना तलाश करता हूं। इसका किसी को इल्म नहीं है, यहां तक कि अब्बा जान को भी नहीं। वो राजदारी से बोला, ये कैसे हो सकता है? मुझे किसी सूरत यकीन नहीं हो रहा था। मुझे भी पहले यकीन नहीं था, मगर अब हो गया है। हमारे खेतों में कहीं ना कहीं सोना है, जो कि जमीन के अंदर ही दफन है। इसी वजह से खेत की मिट्टी अब काफी नीचे जा चुकी है, क्योंकि मैं मिट्टी निकालकर बेच देता हूं ताकि और गहराई में जा सकूं। अजलान ने सब कुछ बताना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो सब सच था। खेत की मिट्टी अब काफी गहरी हो चुकी थी। 2 साल बाद सोना मिलना बंद हो गया। अजलान को खेत में मिट्टी डलवानी पड़ी। उसके बाद कभी वहां से कुछ नहीं निकला। गांव वालों के मुताबिक पहले इस गांव में एक बादशाह का महल था, और जहां हमारा खेत था शायद वही उसका खजाना था, जो कि अब मिट्टी में दफन हो चुका था, और जिसके मिलने पर हमारा छोटा सा घर अब हवेली की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।